नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी के पार्ट नंबर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी के पार्ट 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए रोज़ाना सुबह 11 बजे साइकोलॉजी टॉपिक का एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रृंखला के साथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और रोज़ाना सुबह 11 बजे ऑलरेडी आप लोग आ जाया करिएगा, वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं विकास की अवधारणा। तो बात करें परिभाषा अगर हम हरलॉक के अनुसार परिभाषा की विकास की अवधारणा की अगर हम हरलॉक के अनुसार परिभाषा की बात करें तो विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। स्किनर के अनुसार अगर बात करें तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार अगर बात करें तो बालक वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल विकास है। अगर मुनरो के हिसाब से बात करें, मनोवैज्ञानिक मुनरो का मत को अगर हम जानना चाहें तो भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास की अवधारणा कहलाती है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, तो आइए जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। वृद्धि की बात करें तो कुछ समय बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है, वृद्धि मूर्त होती है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है और दिशा निश्चित नहीं होती है वृद्धि की। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास आजीवन चलता है, अमूर्त होता है, अत्यंत व्यापक होता है, मात्रात्मक गुणात्मक होता है, दिशा निश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं। विकास के 14 सिद्धांत। विकास के 14 कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो आइए बात करते हैं कि विकास के 14 सिद्धांत के बारे में। नंबर 1, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, सरल से जटिल की ओर। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तो पॉइंट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। चोटी से एड़ी का सिद्धांत, समीप से दूर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पॉइंट नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, पॉइंट नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत। 12 की बात करें तो निश्चित क्रम का सिद्धांत। अगर 13 की बात करें तो अविलोम्यता का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 14 की बात करें तो भविष्यवाणी का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। विकास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें, विकास के दौरान 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पॉइंट नंबर 1 की नवीन आकृतियों एवं आदतों का जन्म, पुरानी आकृतियों एवं आदतों का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन। नंबर 4 वजन, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार में। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर बात करें तो इनके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। नंबर 1 सिद्धांत का नाम, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। पॉइंट नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 ज़्यादा ज्ञानी दूसरा बालक, यानी कि MKO, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उसे ज़्यादा जानकार होगा। संभावित विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, समस्या समाधान के दौरान बालक खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क से सहायता की भरा जा सकता है, उसे ZPD कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस फोल्डिंग ढांचा निर्माण पाड़ पाइट मचान, इस समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआत सहायता जो सीखने से साथ घटती जाती है, अर्थात अस्थायी होती है। जैसे एक बालक की उंगली पकड़कर
चलना सिखाना या किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना। नंबर 5 की अगर बात करें, व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता, बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, इसे वाइगोत्स्की निजी वार्ता कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉइंट नंबर 6, भाषा विचार से पहले शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह सड़क है जिसके बगैर की विचार की सवारी नहीं निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की स्पेशल। नंबर 1, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। नंबर 2, जेडपीडी या स्कैफोल्डिंग वाले प्रश्नों में अगर कर्ता शिक्षक हो तो उत्तर सहारा देना होता है। अगर सहायता का समय ज्ञात ना हो तो उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत में खेल महत्वपूर्ण है। नंबर 5, वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम का महत्वपूर्ण माना है। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं जीन पियाजे। तो आइए जीन पियाजे के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। जीन पियाजे के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम उनके कुछ शब्दों का मतलब जानेंगे। नंबर 1, स्कीम्स। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं। स्कीम्स, किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना। स्कीमा की बात करें, बच्चे की जानकारी का छोटे छोटे खंडन। नंबर 3 बात करें वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु भले ना दिखे उसका अस्तित्व रहता है। बात करें पॉइंट नंबर 4 की जीववाद, बालक को यह भ्रम है कि खिलौने आदि जीवित हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, बालक किसी क्रिया को दोहराकर खुश होता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें संरक्षण का अभाव, आकृति में थोड़ा भी बदलाव होने पर बालक मूल आकृति को भूल जाता है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें अविलोम्यता, शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर बालक वापस नहीं लौट पाता है। संगठन की अगर बात करें तो जानकारियों को व्यवस्थित करना। आत्म केंद्रता की बात करें, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात करें अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, किसी विषम परिस्थिति में खुद को ढालना अनुकूलन है। इसके 2 भाग हैं। समावेशन, नई जानकारी को पूरी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, जैसे कौवे को काला समझने वाला बालक का कोयल भी कौवा समझना। समायोजन की बात करें तो नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होने पर जानकारियों को फिर से व्यवस्थित करना, जैसे सिर्फ कौवा काला होता है यह मानने वाले बालक का बाद में कोयल देखने पर विरोधाभासी स्थिति में आवाज़ पर अंतर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलन की बात अगर हम करें तो एक संतुलित अवस्था जिसमें बालक की जानकारियों में कोई विरोध नहीं है, यह प्रक्रिया समावेशन और समायोजन द्वारा लाई जाती है। सामाजिक संचरण, बच्चे स्वतः वातावरण और समान में सक्रिय होकर सीखते हैं। संक्रिया की बात करें तो किसी वस्तु को बिगाड़ने के बाद ठीक करने की कोशिश करना, इसी संक्रिया कहते हैं। कार्य कारण की अगर बात करें तो बालक किसी कार्य के पीछे का तर्क या कारण जानना चाहता है। पियाजे के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैतिक विकास का सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण है। भाषा विकास का सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण है। तो तीनों के तीनों सिद्धांत जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अगर हम चर्चा करें तो सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 की मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। पॉइंट नंबर बी की बात करें संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेशन द्वारा फिर से संतुलन बनाता है। पॉइंट नंबर सी की बात करें तो संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नायुमंडल, संवेदी अंगों तथा पेशी अंगों के विकास पर भी निर्भर करता है। पॉइंट डी की बात करें सामधारण से ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बनती हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें सिद्धांत के प्रमुख बिंदु तो ए, पियाजे की सभी अवस्थाएं गुणात्मक हैं। पॉइंट नंबर बी की बात करें तो किसी भी अवस्था का ना तो क्रम बदला जा सकता है और ना ही उसका गुण, क्योंकि उनके सभी चरण स्थिर हैं। बात करें पॉइंट नंबर तीसरा, किसी भी चरण के गुण दूसरे चरण में नहीं पाए जाएंगे। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो पियाजे के चरण जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हों, गुणों के बारे में यही सही है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें यानी कि ई की बात करें, पियाजे के सिद्धांत में बालक वातावरण की सक्रिय खोजबीन करके सीखता है।
पॉइंट नंबर F यानी 6 की बात करें, पियाजे का यह सिद्धांत उनकी एक बेटी और उनके भतीजे के अध्ययन पर मुख्यतः आधारित है। किस पर? बेटी और भतीजे पर, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से चरण हैं, तो आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 की प्रतिवर्ती क्रिया जैसे चूसना, निगलना इत्यादि। अनुकरण जैसे पा, मा, बा या बोलना। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जैसे हंसना, रोना इत्यादि। वस्तु स्थायित्व जैसे खिलौना गिर जाने पर ढूंढना। इंद्रिय आधारित अधिगम, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की शुरुआत। कल्पनात्मक खेल, स्मृति आधारित अधिगम। तो चलिए इसके आगे हम विस्तार में बात करेंगे अगले पार्ट नंबर 12 में। आज के लिए इतना ही। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही फिर से महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए साइकोलॉजी टॉपिक के रोज़ाना 11 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसको आप सभी लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमने स्टार्ट की है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तो समय रहते आप लोग अच्छी बेहतर तैयारी कर पाएँ, इसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की हमने शुरुआत की है। तो श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।